हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिकनेस। तो आज से हम अपना जो फोर्थ सेम का जो सिलेबस है एमए इंग्लिश का वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। अमेरिकन अमेरिकन ड्रामा के अंदर थर्ड यूनिट है द जू स्टोरी, वो पढ़ते हैं। इसके अंदर हम इसके प्लॉट के बारे में पढ़ेंगे, टाइटल के बारे में पढ़ेंगे, इसके अंदर क्या मिस्ट्री छुपी हुई है उसके बारे में पढ़ेंगे। आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन पे क्वेश्चन आ जाए तो भी हमें ये प्लॉट ही लिखना है, क्योंकि इसके अंदर कोई आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन नहीं है। या फिर इसकी क्रिटिकल अप्रिशिएशन पे क्वेश्चन आ जाए तो हमें इसके बारे में लिखना है। एक्चुअली इसके अंदर है क्या, इसके अंदर पूरी की पूरी समरी है जू स्टोरी की। तो मैं आपको पढ़ाऊँगी तो आपको समझ में आता जाएगा कि इसके अंदर एक्चुअली है क्या। पढ़ते हैं। एडवर्ड एल्बी इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड प्ले राइटर ऑफ कॉन्टेम्प्रेरी सोसाइटी। कि जो एडवर्ड एल्बी है वो क्या है, मोस्ट रिनाउंड होता है प्रसिद्ध, जो बहुत ज़्यादा फेमस हो। तो जो एडवर्ड एल्बी है, जो इसके जो राइटर हैं, प्ले राइटर हैं, तो वो क्या है, एक बहुत ही कॉन्टेम्प्रेरी सोसाइटी के बहुत ही प्रसिद्ध प्ले राइटर हैं। ही इज़ ऑनर नॉट ओनली इन हिज आउन कंट्री। उनको सिर्फ ऑनर उनकी ही कंट्री में नहीं मिला, यूएसए उनकी कंट्री थी, मतलब कि अमेरिकन ड्रामा है तो ऑब्वियसली तो यूएसए के अंदर ही सिर्फ उनको नेम फेम नहीं मिला, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब कि पूरे संसार में उनकी प्रसिद्धि थी, हर जगह उनका सम्मान किया जाता था। ही स्टार्टेड राइटिंग प्ले एंड स्टोरी एट ए वेरी अर्ली स्टेज। उन्होंने जो अपनी जो राइटिंग्स हैं ये बहुत अर्ली स्टेजेस में स्टार्ट कर दी थी, स्टोरी लिखना, प्ले लिखना। एंड नाउ इवन एट द एडवांस एज ऑफ 85, और अब उनकी एज कितनी हो गई, 85 हो गई, और एडवांस एज में भी उन्होंने बहुत सारे प्ले लिखे, बहुत सारी स्टोरीज़ लिखी। ही इज़ एक्टिवेटली एसोसिएटेड विद द लिटरेरी एक्टिविटीज़। वो बहुत ही जो लिटरेरी एक्टिविटीज़ होती थी एडवर्ड एल्बी, उसमें क्या क्या करते थे, उसके अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे। ही हैज़ बीन कन्फर्ड विद मैनी ऑनर फॉर हिज लिटरेरी सर्विसेज। और उनको बहुत ज़्यादा क्या, मतलब कि अगर उनको कुछ निर्णय लेने होते थे लिटरेरी सर्विसेज से रिलेटेड, तो वो जितने भी मेजर पर्सनैलिटी थे उनके साथ क्या करते थे, विचार विमर्श करते थे। कन्फर होता है विचार विमर्श करना, वार्तालाप करना उनके बारे में, मतलब कि एक्चुअली में वो डिस्कशन करते थे। तो अभी तक हमने इस पैरे के अंदर जो हमारे राइटर हैं उनके बारे में पढ़ा, और ये ज़रूरी भी है, उनके बारे में हमें कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए। तो एडवर्ड एल्बी के बारे में पढ़ा कि वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे, वो सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। अगर उन्हें कुछ लिटरेरी टर्म से रिलेटेड कुछ भी डिस्कशन करना होता था तो वो जो मेजर मैनी ओनर जो मेजर पर्सनैलिटी थी उनके साथ मीटिंग करते थे, अपनी सर्विसेज देते थे। उन्होंने बहुत अर्ली एजेस के अंदर अपनी स्टोरी लिखनी स्टार्ट कर दी थी, और 85 के हो गए थे तब तक वो लिखते ही रहे थे। पढ़ते हैं आगे। द जू स्टोरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क ऑफ एल्बी। जो जू स्टोरी है वो क्या एक मोस्ट फेमस वर्क है, किसका, एल्बी का। फुल नेम है एडवर्ड एल्बी और शॉर्ट नेम क्या है, एल्बी। ही ब्रोट इन ग्रेट फेम एंड ऑनर। उनको बहुत ज़्यादा नेम फ्रेम मिला, मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली, बहुत ज़्यादा सम्मान मिला। ही इज़ स्ट्रेंज, इट इज़ स्ट्रेंज डैट इट कुड नॉट बी स्टेज इन अमेरिका एंड वो स्टेज इन बर्लिन फॉर द फर्स्ट टाइम। ये कह रहे हैं कि इट इज़ स्ट्रेंज, कि ये बहुत ज़्यादा अजीब सी बात है, विचित्र सी बात है, डैट इट कुड नॉट बी स्टेज इन अमेरिका, कि जो हमारा जो जू स्टोरी है ये कहाँ पे स्टेज नहीं की गई, अमेरिका के अंदर स्टेज नहीं करी गई, परफॉर्म नहीं करी गई। एंड वो स्टेज इन बर्लिन, मतलब कि अमेरिका जहाँ पे उसका अपना सिटी थी, उसकी अपना होम टाउन था, और जहाँ पे मतलब कि उसकी मेन कंट्री थी, वहाँ पे इसको परफॉर्म नहीं किया गया है जो स्टोरी को, बल्कि बर्लिन के अंदर परफॉर्म किया गया फर्स्ट टाइम। ही डिस्क्राइब द लोनलीनेस, और इस जो स्टोरी के अंदर वो क्या डिस्क्राइब करते हैं, लोनलीनेस क्या होता है, अकेलापन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कि बातचीत की कमी। द टू चीफ करेक्टर, जो दो चीफ करेक्टर हैं मॉडर्न लाइफ के अंदर। दिस सीन रियकर इन मैनी ऑफ हिज राइटिंग। ये जो सीन है ये बार बार उसकी राइटिंग्स में आता है, मतलब कि सिर्फ जू स्टोरी के अंदर ही नहीं बल्कि और भी जितनी उनकी राइटिंग्स हैं उनके अंदर भी ये सीन आता है, कि जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, लोनलीनेस है, ये उनकी राइटिंग में अक्सर झलकता है। मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास पर्सन हैव एंड्योर दिस प्रीडिक्टामेंट ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन बट देयर सेम नो रेमेडी टू इट।
ये कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास पर्सन, जो मोस्टली जो मिडिल क्लास पर्सन है उनके उनके पास क्या है, उनको इस प्रिडिक्टामेंट को से गुजरना पड़ता है। मतलब कि प्रिडिक्टामेंट होता है कि ऐसी सिचुएशन जो यूजुअल ना हो, मतलब कि जैसे कोई लड़की है, मतलब कि अपने घर से जब वो शादी के बाद दूसरे घर में जाती है तो उनको उन सारी जो सिचुएशंस होती है उनसे वो अनअवेयर होती है। तो उसी तरह जो मिडिल क्लास के जो पर्सन है उनको भी ऐसी अनयूजुअल कंडीशन से गुजरना पड़ता है इस मॉडर्न सिविलाइजेशन के अंदर, बट देयर सीम नो रेमेडी टू इट, और इसके लिए कोई भी रेमेडी नहीं है। अभी तक हमने बस जू स्टोरी के बारे में पढ़ा। मैं आपको इसको हिंदी में बताती हूँ कि जो जू स्टोरी है वो एडवर्ड एल्बी का बहुत ही फेमस वर्क है। इसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा फेम मिला, बहुत ज़्यादा ऑनर मिला। और ये बहुत विचित्र सी बात है कि उनकी मेन फेमस राइटिंग थी एडवर्ड एल्बी की, वो अमेरिका के अंदर कभी स्टेज पे परफॉर्म ही नहीं की गई। वो सबसे पहले परफॉर्म की गई थी बर्लिन के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर जो जू स्टोरी है उसके अंदर उन्होंने बताया लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लोनलीनेस के बारे में बताया है। और ये जो सीन है उनकी बहुत सारी राइटिंग्स के अंदर उभर के आता है। और जो मिडिल क्लास का जो पर्सन है उसको इन सारी सिचुएशन से गुजरना ही पड़ता है। द प्लॉट ऑफ द स्टोरी इज़ वेरी सिंपल, इट मे बी सेड दैट इट हैज़ नो प्लॉट और स्टोरी। जो प्लॉट है इस स्टोरी का वो क्या बहुत ज़्यादा सिंपल है। इट मे बी सेड, ये है कहा जा सकता है कि देयर इज़ नो प्लॉट और स्टोरी, कि इसका कोई प्लॉट है ही नहीं है और ना ही इसके अंदर कोई स्टोरी है। इट ओनली डिस्क्राइब ए मीटिंग, ये क्या डिस्क्राइब करती है, एक मीटिंग को डिस्क्राइब करती है बिटवीन टू पर्सन्स के बीच में। नेम क्या है, पीटर और जेरी। पीटर और जेरी दो पर्सन है, उनके बीच में जो मीटिंग है उसको डिस्क्राइब करती है जू स्टोरी। और ये एंड हो जाता है, ये जो प्ले है किसकी डेथ पे, जेरी की डेथ पे। मतलब कि जो दो कैरेक्टर हैं इनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रही है उसके बीच में ये प्ले है। बहुत सिंपल है और इसका कोई प्लॉट भी नहीं है। और ये स्टार्ट उन दोनों के बीच की कंजर्वेशन से होती है और बाद में जेरी की डेथ हो जाती है और वहाँ पे इसका एंड हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट। पीटर इज़ हैप्पी मिडिल क्लास मैन। जो पीटर है वो जो मतलब कि वहाँ पे ऑलरेडी पहले बैठा हुआ था तो वो बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। वो बहुत ज़्यादा खुश है और वो काम करता है पब्लिशिंग कंसर्न पे, मतलब कि लोगों के लिए कार्य करता रहता है। मतलब कि ही हैज़ ए वाइफ, मतलब कि अगर वो कोई भी कार्य करता है तो अपनी मतलब कि अपने आस पड़ोस में जो सोसाइटी है उनके बारे में सोच विचार करके ही करता है। वो बहुत ज़्यादा खुश है अपनी लाइफ के अंदर। और ही हैज़ ए वाइफ, और उसकी एक वाइफ है, उसकी दो लड़कियां हैं, दो डॉटर्स हैं। एक उसके पास कैट है, कैट यानी कि बिल्ली है। एक डॉग है, एक पैराकिड्स है, पैराकिड्स ठीक है, तोते वगैरह। हीज़ लाइफ इज़ हैप्पी, उसकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा खुश मिजाज है। इट इज़ प्रैक्टिस विद हिम टू कम टू द सेंट्रल पार्क ऑन एवरी सनी संडे आफ्टरनून, कि वो ना प्रैक्टिस कर रहा है कि हर एक संडे को आफ्टरनून में वो सेंट्रल पार्क में आता है आफ्टरनून में। ही इज़ सिटिंग ऑन द बेंच रीडिंग ए बुक, और वो बेंच के ऊपर बैठा हुआ होता है और वो क्या पढ़ रहा होता है, एक बुक पढ़ रहा होता है। ही डज़ नॉट वॉन्ट एनी इंट्रूजन, और वो क्या नहीं चाहता, कोई इंट्रूजन नहीं चाहता, कोई दखल अंदाजी नहीं चाहता। जेरी क्वाइट अननोन टू हिम, जेरी है वो इन सब से बहुत अननोन है, मतलब कि वो उसको एक दूसरे को नहीं जानते। कम देयर, और जेरी वहाँ पे आता है उसके पास एंड विशेज हिम, और उससे बात करने की कोशिश करता है। गुड आफ्टरनून विश कर देता होगा उसको। पीटर इज़ सरप्राइज, जो पीटर है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। एंड आस्क हिम, और उससे पूछता है, किससे पूछता है, कौन पूछता है, पीटर पूछता है जेरी से कि वेदर ही इज़ एड्रेसिंग टू हिम, कि क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो। मतलब कि जैसे हम बैठे हुए होते हैं और कोई अनजान सा व्यक्ति आके हमें विश करने लग जाए, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, तो एक्चुअली में उनसे पूछ रहे हैं कि क्या आप मुझे गुड आफ्टरनून कर रहे हो। तो सेम सिचुएशन पीटर के साथ थी, तो वो उससे पूछ रहा है जेरी से, क्या आप मुझे एड्रेस कर रहे हो, मुझसे बात कर रहे हो क्या, मतलब क्या। पीटर डज नॉट वांट टू बी सरप्राइज बट ही इज़ ए जेंटलमैन एंड कैन नॉट ब्लंटली अवॉइड हिम। वो कह रहे हैं कि जो पीटर है ना वो डिस्टर्बेंस तो नहीं चाहता था कि कोई उसको आए उसको डिस्टर्ब करे, क्योंकि वो बुक रीडिंग कर रहा है, उसका इंटरेस्ट बैठा हुआ है। बट एज ए जेंटलमैन, जैसे कि वो जेंटलमैन था, उदार आदमी था, तो वो उसको अवॉइड भी नहीं कर सकता था कि कोई सामने वाला बोल रहा है और मैं पढ़ता रहूँ। तो एज ए जेंटलमैन ये बैड मैनर्स है, तो वो उसको
ब्लाइंडली अवॉइड भी नहीं कर सकता था। जेरी फोर्स हिम, और जो जेरी है उसको बार बार फोर्स कर रहा है, मतलब कि कभी उससे कुछ पूछ रहा है, कभी उससे बात कर रहा है, मतलब कि जानबूझ के उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। उससे पूछता है दैट ही डज नॉट माइंड इट, मतलब कि उससे ये भी पूछता है कि मैं ये पूछ लूँ तुझसे अगर आपको कोई आपत्ति ना हो, इफ़ यू डोंट माइंड, इफ़ यू डोंट माइंड, बार बार उसको तंग भी कर रहा है, बातें भी कह रहा अपनी। बीइंग ए थॉट जेंटलमैन पीटर एश्योर हिम दैट ही डज नॉट वांट इट, जो बीइंग ए जेंटलमैन, जैसे कि जो जेंटलमैन थे हमारे पीटर, वो एश्योर कर रहे हैं कि ही डज नॉट वांट इट, कि वो ये सब नहीं चाहते, उससे बात करना नहीं चाहते। जेरी टेल हिम, जो जेरी वो बताता है दैट ही इज़ कमिंग फ्रॉम ए जू, कि वो एक जू से आया है। कौन आया है? जेरी आया है। और कौन वहाँ पे पहले बैठा हुआ था? पीटर वहाँ पे पहले से बैठा हुआ था। तो जेरी उसको बताता है कि मैं अभी अभी जू से आया हूँ। ही हैज़ वॉकिंग ए लॉन्ग डिस्टेंस, और मैंने जो लॉन्ग डिस्टेंस था उसको शॉर्ट से टाइम में क्या कर दिया, रिकवर कर दिया है। पीटर फीलिंग इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट द जू, जो पीटर है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है ये जानने के लिए कि एक्चुअली में जू में क्या क्या है। जेरी एक्ट इन ए प्लान्ड मैनर, जो जेरी है वो एक प्लान्ड मैनर की तरह एक्ट करता है, मतलब कि ऐसी बातें करता है जैसे ये सब उसकी सोची समझी साजिश हो। तो इसमें हमने वहाँ पे जो मेन चीज़ें उसके बारे में पढ़ा, कुछ लाइनों में पहले पीटर के बारे में है कि वो एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता है, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, वो बहुत खुश है अपनी लाइफ के अंदर। उसकी एक वाइफ है, उसकी 2 डॉटर्स है, उसके पास एक कैट है, एक बिल्ली है और एक डॉग है और 2 पैराकिट्स हैं। और वो आफ्टरनून में वहाँ पे आके बुक रीडिंग की प्रैक्टिस कर रहा है, तो वहाँ पे आके उसका इंटेंशन नहीं होता कि कोई उसको डिस्टर्ब करे, बट पीटर का तो इंटेंशन नहीं होता, बट जेरी जानबूझ को उसको फोर्स करता रहता है बात करने के लिए। यही सब अभी हमने पढ़ा। तो जेरी है उसको बताता है कि मैं अभी अभी जू से आया हूँ, तो फिर जू मैंने बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस बहुत शॉर्ट से टाइम में रिकवर कर दिया, मतलब कि कवर कर दिया। तो पीटर थोड़ा इंटरेस्टेड सा होता है जानने के लिए कि एक्चुअली में जू में है क्या क्या। तो जेरी ये सब उसकी सोच समझी साजिश थी। आगे बढ़ते हैं। इट सीम दैट ही हैज़ डिसाइडेड ऑन हिज कोर्स अर्लियर, जेरी मेक्स पीटर टेल हिम अबाउट द जू, जेरी ऐसे दिखाता है कि वह उसको जू के बारे में बताएगा। जेरी एक्ट इन ए प्लान मैनर, ये सब जेरी का क्या था, सारा प्लान था, सोची समझी साजिश थी। इट सीम दैट ही इज़ डिसाइडेड ऑन दिस कोर्स अर्लियर, ऐसा लगता है कि ये सब उसने पहले से ही डिसाइड कर रखा था। जेरी मेक्स पीटर टेल हिम अबाउट हिज फैमिली एंड पेट, जो जेरी है वो उसको विवश करता है पीटर को कि तुम मुझे अपनी फैमिली और अपने पेट्स या फिर अपने जो पालतू कुत्ते हैं जो भी आपने घर में रखा हुआ पेट्स, उनके बारे में मुझे बताओ। जेरी किसको फोर्स करता है? पीटर को। आगे पढ़ते हैं। ड्यूरिंग हिज टॉक यानी कि बातचीत के दौरान जेरी ऑफन रेफर टू द जू, जेरी है ना वो मतलब कि जू के बारे में तो बात स्टार्ट करता है। एंड ही विल टेल हिम ऑल द हैपन देयर, मतलब कि जो जेरी है उसको बताता है कि वहाँ पे क्या क्या हुआ, मतलब कि जू के बारे में, बट थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन देता है उसके बारे में। बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, मतलब कि ज़्यादा जू के बारे में ना बता के वो क्या करने लग जाता है, इरिवेलेंट जो थिंग्स है, चीज़ें, उनके बारे में बात करने लग जाता है। व्हेन पीटर डज नॉट वांट टू लिसन, और जो पीटर वो इन सब चीज़ों को सुनना नहीं चाहता, फिर भी क्या करता है जो जेरी है वो उसको जानबूझ के बताता रहता है। लिसन टू इट बट ही इज़ ओब्लिक टू हियर, मतलब कि वो उसको सुनना नहीं चाहता, बट उसकी क्या हो रही है, वो होते हैं ना जिसको मजबूरी बोल लेते हैं, बट वो बैठा हुआ तो उसको सुनना पड़ रहा है उसको। जेरी सिट ऑन द बेंच एंड पोक्स पीटर, जो जेरी है वो बेंच के ऊपर बैठ जाता है और पोक्स होता है धक्का दे देता है पीटर को, टू गिव हिम सम रूम, और मतलब उसको वहाँ से भगाने की करता है जेरी। बट जो पीटर है डज सो बट ही इज़ ग्रेजुअली पुश टू द एंड ऑफ द बेंच, वो धक्का देता है तो वो जो पीटर है वो कहाँ पे आ जाता है, जो बेंच का जो एंड होता है वहाँ पे आ जाता है। एंड फाइनली मेड टू वेकेंट इट, और उसको मतलब कि विवश कर देता है जेरी की तो इस बेंच को खाली कर, यहाँ से उठ जा। दिस अराउजेज द पॉजेसिव इंस्टिंक्ट ऑफ पीटर एंड ही से दैट द बेंच इज़ हिज, और जो पीटर है वो कहता है कि मैं नहीं यहाँ से उठने वाला क्योंकि ये बेंच मेरा है, एंड ही इज़ नॉट गोइंग टू वेकेंट इट, और मैं इसको खाली नहीं करूँगा। स्ट्रेंजली इनफ जेरी मेंटेन काम, तो इस वजह से जो जेरी है वो थोड़ा चुप हो जाता है, बहुत ज़्यादा इरीटेट हो जाता है पीटर की इस बात से।
अभी हमने बेंच की जो डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में पढ़ा कि जो जेरी है वो पीटर को धक्का दे देता है उस बेंच से, कि कहता है कि तो इसको खाली कर, कभी उसको बोलता है यहाँ से उठ, कभी कहता है यहाँ पे बैठ, मतलब इसको बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है पीटर को। तो पीटर कहता है कि मैं कहीं नहीं जा रहा और मैं इस बेंच को खाली नहीं कर रहा। तो ये सब बातें सुन के जो जेरी है वो थोड़ा इरीटेट हो जाता है। आगे पढ़ते हैं। पीटर वॉर्न हिम दैट देयर इज सम स्कफल्स, जेरी इज एक्टिंग इन ए प्लान्ड मैनर, इज क्लेम एंड क्वाइट। जो पीटर है वो कहता है कि वॉन की उसको मतलब कि वॉन करता है कि तू ये ठीक नहीं कर रहा, कुछ हाथापाई हो जाएगी, मतलब कि हमारे बीच में लड़ाई हो जाएगी। जेरी एक्ट करता है कि पूरा सोची समझी थी, वो पूरा शांत रहने की, क्वाइट चुप रहने की एक्टिंग सी करता है जब पीटर बोल होता है। बट पीटर हेल्पलेसली क्राइज, जो पीटर है वो रोने से लग जाता है कि मैं कहाँ फंस गया इस सिचुएशन में। वो हेल्प के लिए कॉल करता है लोगों को, पुलिस बुलाता है, बट वहाँ पे कोई नहीं होता। कि वो चाहता है कि कोई आए और जेरी को अरेस्ट कर ले क्योंकि ये मुझे परेशान कर रहा है। जेरी टेल हिम, जेरी उसे बताता है, पीटर को बताता है डेट देयर इज़ नो वन इन द पार्क, कि पार्क के अंदर कोई नहीं है जो तेरी सहायता के लिए आएगा। तो आपको खुद ही अपने आप को डिफेंड करना पड़ेगा, अपने आप को बचाना पड़ेगा। जेरी ऑल्सो टोंट एट हिम, जो जेरी है वो उसके ऊपर टोंट भी करता है। पीटर इज़ वीक मैन, जो पीटर है वो क्या एक वीक मैन है। ही टेक्स आउट ए नाइफ, जो वो क्या करता है एक नाइफ निकाल लेता है जेरी, क्लिक इट, और उसको मतलब कि क्लिक इट करके खोल के उसको मतलब कि थ्रो इट एट पीटर, और पीटर की तरफ फेंक देता है टू डिफेंड हिमसेल्फ, कि वो अपने आप को बचा लेगा। पीटर कैचेज, जो पीटर है वो उसको कैच कर लेता है नाइफ को, जो उसकी साइड से पास करता है उसकी बॉडी की साइड में से। पीटर इज टर्न, पीटर ये सब देख के क्या हो जाता है भौचक्का हो जाता है। जेरी फेल्स डाउन बट थ्रू ब्रीथिंग हिज लास्ट ही स्टिल हैज सेंस, जो जेरी है वो खुद को हिट कर लेता है और उसकी कुछ लास्ट की जो ब्रीथिंग चल रही होती है, मतलब कि उसकी कुछ ही सांसें बची होती है, तब वो मतलब कि अपनी सेंस का यूज़ करके ही टेक्स ऑफ हिज हैंडकरचीफ, तो अपनी जो हैंडकरचीफ है उसका जो रुमाल है उसको बाहर निकालता है और वाइप्स द फिंगरप्रिंट ऑफ इट, और उसके ऊपर से जो पीटर के जो फिंगरप्रिंट्स थे उसको रफ कर देता है। ये सीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं इसमें बताती हूँ हिंदी में आपको एक्चुअली हुआ क्या है। तो जो जेरी है वो मतलब कि पीटर को तंग कर रहा है वहाँ पे, तो फिर जो जेरी है ना वो नाइफ़ निकाल लेता है, नाइफ़ निकालता है और पीटर की तरफ फेंक देता है। पीटर उसको मतलब कि कैच कर लेता है उस नाइफ को, और पीटर के हाथ में वो नाइफ होता है, तो जो जेरी है वो उसकी तरफ बढ़ता है पीटर की तरफ और ख़ुद को ही हिट कर लेता है, मतलब कि चाकू किसको लग जाता है जेरी को लग जाता है। और यहाँ पे जो पीटर है वो पूरा इनोसेंट है, उसने कुछ नहीं किया, ये सब इंटेंशनली किसने प्लान किया हुआ था, जेरी ने प्लान किया हुआ था। और यहाँ तक कि जब जेरी नीचे पड़ जाता है फर्श के ऊपर, तो फिर वो अपने हैंकी निकालता है अपनी पॉकेट से और उसके ऊपर जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं पीटर के उसको रफ कर देता है। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझसे कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, नहीं तो वीडियो को दोबारा से देख सकते हो। अगर इस वीडियो में अच्छे से नहीं समझ में आ रहा तो आप किसी और की वीडियो देखो, एटलीस्ट आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओ, ऐसा तो कर लो। ही आस्क पीटर, तो वो पीटर से आस्क करता है मतलब कि पूछता है टू रन अवे, तो उसको कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ बिफोर समवन कम देयर, कि इससे पहले कोई यहाँ पे आए। तो जेरी किसको बोल रहा है, पीटर को बोल रहा है कि आप यहाँ से जाओ कि इससे पहले कोई यहाँ पे आ जाए। बिफोर हिज डेथ, अपनी डेथ से पहले ही परहैप्स हैड प्लान इट, मतलब कि अपनी डेथ से पहले शायद उसने ये सब प्लान किया हुआ था। द प्ले एंड एट दिस पॉइंट, और इस पॉइंट पे जो प्ले है वो क्या हो जाता है एंड हो जाता है। इट इज़ क्लियर, ये क्लियर हो जाता है डेट द प्ले, कि ये जो प्ले है जो स्टोरी हैज़ नो स्टोरी, इसकी कोई स्टोरी नहीं है। इट ओनली टेल अस, ये हमें किसके बारे में बताती है, एनिमल्स के बारे में जो कहाँ पे रखे जाते हैं, केजेस यानी कि पिंजरे के अंदर रखे जाते हैं अलग अलग, और उनके बीच में क्या नहीं होती, कोई कम्युनिकेशन नहीं होती एक दूसरे के साथ। इट डजंट डिस्क्राइब एनीथिंग, और ये कुछ भी डिस्क्राइब नहीं करती। बिफोर द जू लीव्स द स्पेक्टेटर एंड द रीडर टू गेस, और इस तरह जो जू है जैसे वो स्पेक्टेटर्स को और जो रीडर्स को मतलब कि गेस करने के लिए छोड़ देती है कि एक्चुअली में क्या होता है। वेंस देयर इज़ नो क्वेश्चन, कि इस तरह यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है इस डेवलपमेंट के लिए,
इस प्ले की प्लॉट के लिए। इट इज़ नॉट ए फुल लेंथ प्ले, ये कोई फुल लेंथ प्ले नहीं है। इट इज़ वन एक्ट प्ले, ये वन एक्ट प्ले है और कवर करता है ओनली अबाउट हाफ एन आवर, और हाफ एन आवर यानी आधे ही घंटे के अंदर ये सारा जो प्ले है ये ख़त्म हो जाता है। एंड टेल अस अबाउट द कंजर्वेशन बिटवीन द टू, और हमें जो दो कैरेक्टर्स के बीच में जो कंजर्वेशन है उसके बारे में पता चलता है। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, जू स्टोरी के बारे में पढ़ा कि जो जू स्टोरी है, जैसे कि जू के अंदर जो एनिमल्स हैं उनको अलग अलग केजेस के अंदर रखा जाता है ताकि वो आपस में बातचीत ना करें। एज लाइक डैट मॉडर्न सोसाइटी के अंदर जो लोग हैं वो अपने आप में रहते हैं, वो एक दूसरे से इतना कम्युनिकेट नहीं करते, तो इस वजह से लोनलीनेस है और लैक ऑफ कम्युनिकेशन है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो यही पढ़ते हैं, यही इसका जो मेन प्लॉट है। तो इसके अंदर कोई क्वेश्चन भी अराइज नहीं होता। तो इसके अंदर सिर्फ वन एक्ट प्ले है ये, और हाफ ही आवर में ये कंप्लीट हो जाता है, और सिर्फ दो कैरेक्टर्स के बीच में क्या है, कंजर्वेशन है। आगे बढ़ते हैं। द प्ले डजंट टेल अस एनीथिंग, कि ये जो प्ले है ये हमें कुछ नहीं पता था आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन के बारे में। एडवर्ड एल्बी ने जो ये लिखा है, इट हैज़ ओनली टू कैरेक्टर, इसके अंदर सिर्फ दो कैरेक्टर जो मूव करते रहते हैं एक सिंगल थीम के अराउंड। बोथ द कैरेक्टर, जो दो कैरेक्टर हैं ये कैसे दिखते हैं, मिडिल क्लास पर्सन। वी आर नॉट टोल्ड एनीथिंग मोर अबाउट देम, तो हम इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते। पीटर इज़ लिविंग हैप्पीली विद हिज फैमिली, जो पीटर है वो अपनी फैमिली के साथ हैप्पीली रह रहा होता है। एंड सीम टू हैव नो प्रॉब्लम, वेयर एज जेरी सीम टू बी डिसकनेक्टेड विद हिज लाइफ एंड इज़ डिटरमाइंड टू एंड इट, और दूसरी तरफ जो पीटर है वो तो अपनी लाइफ में खुश है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो जेरी है वो बहुत डिसकनेक्टेड है, डिसकंटेंटेड है, मतलब कि असंतुष्ट अपनी लाइफ को लेकर, और वो डिटरमाइंड होता है, मतलब कि पूरा दृढ़ निश्चय होता है कि वो अपनी लाइफ को फिनिश करेगा। आगे पढ़ते हैं। बट वन फेल्स ऑफ अंडरस्टैंड वाई ही एडोप्ट दिस वे, बट हर कोई ये अजीब सा जो उसको जो तरीका है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए अजीब सा लगता है कि उसने यही मेथड क्यों एडोप्ट किया, जेरी ने खुद को, मतलब कि अपनी लाइफ को स्पॉइल करने का, खुद को मतलब कि खुद को हिट करने का या एक तरह से सुसाइड करने का। इफ़ ही वांटेड टू गेट इट, अगर वो अपनी जो प्रॉब्लम्स थी उनको उनसे छुटकारा पाना चाहता था अपनी लाइफ से, तो उसने सिर्फ जो सुसाइड है उसको कमिट किया, ये कोई तरीका नहीं था, मतलब कि देयर वर मैनी अदर वेज, मतलब कि उसके पास और भी मोर कोवलेंट तरीके थे जिनसे वो अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स थे उनको सॉल्व कर सकता था। देन द वन ही अडोप्ट, जो उसने अडोप्ट किया वो ठीक नहीं था। द रिमेन इज़ मिस्ट्री, इसके अलावा जो जितना भी स्टोरी है वो सारी मिस्ट्री में है। वी नो नथिंग मोर अबाउट द टू, और इसके अलावा हमें इन दो कैरेक्टर्स के अलावा कुछ भी पता नहीं चलता। जो टाइटल है इस प्ले का वो बहुत आई कैचिंग है, मतलब कि जो आँखों पे मतलब कि रोशनी सी डाले, मतलब कि पकड़ा जाए, द जू स्टोरी। एवरीवन फील इंटरेस्टेड, तो हर कोई मतलब कि इंटरेस्टेड होता है ये जानने के लिए। चलो हम जू स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं, जू में क्या क्या है, कौन कौन से एनिमल है। बट क्या होता है, बहुत हैरानी की बात है, इट डजंट टेल इट डजंट टेल अस एनीथिंग अबाउट द जू, बट ये हमें किसके बारे में नहीं बताती, जू के कुछ किसी भी चीज़ के बारे में नहीं बताते। इट ओनली टेल अस अबाउट द जू एनिमल आर केप्ट, बस ये हमें ये बताती है कि जो जू के जो एनिमल्स हैं उनको केजेस के अंदर रखा जाता है एक दूसरे से अलग अलग। एंड दे कैन नॉट, और वो एक दूसरे से बातचीत भी नहीं करती। ऑल दिस इज़ नोन टू अस, और ये सब बातें हमें पता है। तो वी आर इंटरेस्टेड टू नो व्हाट काइंड ऑफ एनिमल, तो हम इस बात में इंटरेस्टेड होते हैं कि किस टाइप के जो एनिमल्स हैं वहाँ पे जू में रखे जाते हैं। थ्रू एल्बी डजंट से एनीथिंग अबाउट इट येट, वी आर नॉट फील डिसअपॉइंटमेंट, तो जो एल्बी है वो इसके बारे में कुछ भी नहीं बताता और हमें इस बात से कोई डिसअपॉइंटमेंट भी नहीं है। द नोट ऑफ मिस्ट्री इज़ द चीफ करेक्टरिस्टिक ऑफ द प्ले, जो मिस्ट्री है इस प्ले की वो चीफ करेक्टरिस्टिक है। एज सुन एज जेरी एंटर द सीन, जैसे ही जो जेरी है वो कहाँ पे एंटर करता है, इस सीन के अंदर एंटर करता है। एंड एड्रेसेस पढ़ते हैं कि जो इसके अंदर जो चीफ करेक्टरिस्टिक्स है वो मिस्ट्री है। एज सुन एज जेरी एंटर द सीन, की जैसे ही जेरी है वो सीन के अंदर एंटर करता है, पीटर गेट्स क्यूरियस टू नो व्हाई ही डज सो, जो पीटर है वो इस चीज़ को जानने के लिए उत्सुक होता है कि वो ऐसा क्यों करता है। देर आर क्वाइट अननोन टू ईच अदर, क्योंकि वो एक दूसरे से अनजान है, वो एक दूसरे को नहीं जानते, दोनों स्ट्रेंजर हैं। शुड ट्राई टू टॉक टू द अननोन पर्सन, और जो जेरी है वो एक अननोन पर्सन से क्या बात करने की कोशिश
कोशिश करता है। पीटर डज नॉट वांट टू डिस्टर्ब बट बीइंग ए जेंटलमैन, जो पीटर है वो डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं करता जेरी को, बट एज ए जेंटलमैन कैन नॉट टेल जेरी सो एंड एंश्योर हिम, तो वो जेरी है उसको मना भी नहीं कर पाता और उससे बात करने की जितना हो सके उससे बात करने की कोशिश करता है। दैट ही विल नॉट माइंड, और जो जेरी है वो उसको बोलते हैं कि आप माइंड तो नहीं करोगे, आप माइंड तो नहीं करोगे, और उससे ऐसे बातें करता रहता है। आगे पढ़ते हैं। हैविंग ए लिटल टॉक विद द फॉर्मर, उससे थोड़ी बहुत बात करने के बाद जेरी आस्क क्वेश्चन, जो जेरी है वो उससे क्वेश्चन पूछता है पीटर से, उसकी पैट्स के बारे में, उसके प्रोफेशन के बारे में, उसकी इनकम के बारे में। नेचुरली इवोक सस्पिशन इन आवर माइंड, तो ये सब हमारे माइंड के अंदर एक संशय डालते हैं कि एक्चुअली में है क्या। देन ही फोर्सेस पीटर, तो वो पीटर को फोर्स करता है उससे झगड़ने के लिए बिना किसी रीज़न के, तो वो खुद को किल भी कर लेता है। बट ऑल द ड्रामेटिज गिव, तो जो बाकी जो ड्रामेटिज हैं वो इस बारे में कोई हिंट नहीं देते कि जो जेरी का क्या इंटेंशन है। वी में ओनली समराइजेज दैट ही वांट टू पुट टू एन एंड ऑफ हिज लोनलीनेस ऑफ हिज लाइफ, तो ये सिर्फ हम अंदाज़ा लगाते हैं कि वो अपना जो लोनलीनेस है उसको ख़त्म करना चाहता है अपनी लाइफ के थ्रू। ही मेंटेन काम कंपोजर येट द हाउल्टिंग एंड इनकंसिस्टेंट मैनर of his talk give us a hint about the disturb stage of his mind, कि मतलब कि हमें बहुत सारी डिफरेंट स्टेजेस पे पता चलता है कि वो बहुत थोड़ा माइंड से डिस्टर्ब है। थ्रू ही मेंटेन, मतलब कि जैसे वो शांति बनाए रखता है। हल्टिंग एंड इनकंसिस्टेंट मैनर, उसका जो मैनर है बात करने का पीटर के साथ वो इनकंसिस्टेंट है, अप्रयुक्त है, मतलब कि तो ये हमें हिंट मिल जाती है कि वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है। इट सीम दैट ही हैज़ कॉन्कोटेड ऑल दिस टू एंड हिज लाइफ, और ये हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये सब उसने क्यों किया है, क्योंकि वो अपनी लाइफ को क्या करना चाहता है, एंड करना चाहता है। देयर में बी ए साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्ले, तो ये एक साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन है इस प्ले की। लेटेस्ट रिसर्च इन साइकोलॉजी अप्रूव दैट द होल्टिंग एंड inconsistent manner of his to give us some hint about the disturbed stage of his mind. There is a psychological interpretation, ये एक psychological interpretation है इस प्ले के बीच में। लेटेस्ट रिसर्च है जो साइकोलॉजी की वो प्रूव करती है कि जो इनकन्सिस्टेंट मैनर है टॉक अस अबाउट सम हिंट, ये हमें कुछ हिंट दे देता है डिस्टर्ब स्टेज और जो उसके माइंड उसके बारे में। इट सीम दैट ही हैज़ कॉन्कोटेड होता है टू मेक समथिंग अनयूजुअल, मतलब कि कुछ मतलब जो चीज़ें जो नॉर्मल है सिंपल चीज़ें उनको मिश्रित करके कुछ कॉम्प्लेक्स सा बना देना। ऑल दिस एंड हिज लाइफ, और वो लास्ट में अपनी लाइफ का क्या कर लेता है, एंड कर लेता है। देयर में बी ए साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्ले, तो यहाँ पे कुछ साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन है इस प्ले की। लेटेस्ट रिसर्च इन साइकोलॉजी अप्रूव, जो लेटेस्ट रिसर्च है साइकोलॉजी की वो इसको अप्रूव करती है। दैट मैन ऑफन से टू टॉक अबाउट थिंग एंड इवेंट दे हैव नेवर हैपन नोर विल एवर हैपन, कि ऐसी चीज़ें घटित हुई हैं जो पहले कभी नहीं हुई थी। आगे बढ़ते हैं। जेरी मेक्स रिपीटेड रेफरेंसेस ऑफ हिज कंपनी, जो जेरी है वो अपनी जो रिपीटेड जो कंपनी है उसके रेफरेंसेस देते रहते हैं लेडीज़ के, अपनी फैमिली के बारे में, अपने पेट के बारे में। एंड पीटर जेरी मेक रिपीटेड रेफरेंसेस ऑफ हिज कंपनी ऑफ लेडीज़, मतलब कि वो बार बार ये बताता है कि मैं बहुत बार कोशिश करता हूँ, यहाँ तक कि वो अपनी जो लैंडलॉर्ड लेडी थी उसका जो डॉग था उसके साथ भी फ्रेंडशिप करने की कोशिश करता है, पेट्स के साथ, पीटर के साथ भी कोशिश करता है, बट कोई फ़ायदा नहीं होता। दिस विल ऑल्सो रिफ्लेक्ट हिज लॉन्लीनेस फॉर हिज कंपनी ऑफ लेडीज़ एंड फैमिली, तो ये एक चीज़ किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करती है कि उसकी लाइफ के अंदर अकेलापन है, लोनलीनेस है, और वो इस वजह से जो औरतें उनकी कंपनी चाहता है, फैमिली की कंपनी चाहता है। जेरी ऑल्सो स्पीक अबाउट द अनकम्फर्टेबल वन अपार्टमेंट लोडेज, जो जेरी है वो किसके बारे में भी बात करता है, अनकम्फर्टेबल वन अपार्टमेंट के बारे में। दिस इज़ ग्रेव प्रॉब्लम इन मोस्ट ऑफ द सिटीज़, ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है ज़्यादातर सिटीज़ में। वी मे कंक्लूड दैट द जू स्टोरी इज़ सक्सेसफुल वन एक्ट प्ले, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो जू स्टोरी है वो क्या एक वन एक्ट प्ले है, सक्सेसफुल स्टोरी है।
थ्रू इट डज नॉट हैव एनी स्टोरी, कि इसकी कोई स्टोरी नहीं है। इट इज़ ग्रिपिंग, इट डिस्क्राइब ए प्रिडिक्टमेंट ऑफ मॉडर्न लाइफ। तो ये किसके बारे में करती हैं, प्रिडिक्टमेंट करती हैं मॉडर्न लाइफ के बारे में, लोनलीनेस के बारे में एंड लैक ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। द मेन पर्पस ऑफ ड्रामेटिज इज़ टू हाईलाइट दैम। तो जो मेन पर्पस है इस ड्रामेटिज का वो क्या, हाईलाइट करना, एंड अराउज दैम कॉन्शियसनेस, और उनकी जो रिएक्शंस है पीपल की और उनकी कॉन्शियसनेस है उनको चेतित करना। थैंक यू।